नमस्कार दोस्तों। हम 7वीं कक्षा का अध्याय संख्या 3 पढ़ रहे थे और उसमें हमने अभी तक आपके दिल्ली के शासन, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है और गैरिसन शहर से लेकर साम्राज्य तक का विस्तार कैसे हुआ, सुल्तानों के अधीन दिल्ली, ये बातें पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र, और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। काफ़ी छोटा सा बिंदु शेष रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम हेडिंग देते हैं। पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, फिर बात शुरू करते हैं। काल का प्रशासन, ठीक है। ये पॉइंट हम अभी समझने वाले हैं और इसके बाद हम अंतिम हेडिंग पे आ जाएंगे। देखिए, खिलजी और तुगलक काल का प्रशासन क्यों इन्होंने शुरू किया है, हेडिंग क्यों दी, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का एक व्यवस्थित रूप है, वो हमें खिलजी काल में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि गुलाम वंश में सल्तनत कालीन प्रशासन नहीं था, मगर एक व्यवस्थित प्रशासन नहीं था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू करी थी, बलबन ने भी प्रशासन में कुछ सुधार किए थे, लेकिन अलाउद्दीन के काल तक आते आते एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा जो है वो देखने को मिलता है। इनमें क्या था कि इन्होंने कई सूबेदार नियुक्त, इन्होंने किया क्या था, थोड़ा सा समझिए आप। सल्तनत कालीन शासक क्या करते थे, जो प्रशासनिक पद थे उन पदों पर अक्सर इन्होंने क्या किया था कि जो नीचे के वर्ग के लोग थे, ठीक है, एक इसमें हेडिंग थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेबल थी इसमें, तो देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र। मैं बताना चाह रहा था कि इन शासकों ने किया क्या था कि प्रशासन के जो बड़े पद थे, जैसे कई सारे प्रांत थे राज्यों में, और प्रांत के ऊपर एक सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी, इक्तादार मुक्ति भी कहते थे उसको। इन्होंने क्या किया कि प्रशासन के ऊपर अपने विश्वसनीय लोगों को, जिनके ऊपर बहुत फेथ था, उन्हीं लोगों को इन्होंने प्रशासनिक पद दिए। अब फेथ किस पे था? फेथ बेसिकली गुलामों पे था। ये गुलाम खरीदते थे सैनिक सेवा के लिए, फिर उनको राजनीतिक रूप से एक प्रशिक्षित किया जाता था, बड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद ये बड़े लॉयल थे गुलाम एक तरह से, और गुलामों को प्रशासन के बढ़िया पद दे दिए जाते थे। दूसरा क्या करते थे, आश्रित जो नीची जाति के लोग थे, जो नीची जाति मतलब हिंदू थे या फिर कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो ये अपने बराबर नहीं मानते थे, उन आश्रित जो वर्ग थे उनको भी बड़े पद दिए जाते थे, और ये बड़े लॉयल रहते थे, इनके प्रति बड़े भरोसेमंद होते थे, समर्पित होते थे। हालांकि इनकी आलोचना भी की जाती थी। जो बरनी लिखता था या फिर जो भी उस समय के दरबारी जो इतिहासकार थे, वो इनके इस कदम की अक्सर आलोचना करते थे कि नीचे के वर्ग के लोगों को बड़े पद नहीं देने चाहिए। अमीर लोग भी नाराज होते थे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बड़े पद उनको देंगे तो अमीरों को तो दिक्कत होगी, है ना। इस प्रकार से परेशानियां होती थी उनको, मगर बड़े पद इसलिए दिए जाते थे कि वो बहुत लॉयल लोग थे, वो धोखा नहीं कर सकते थे। लेकिन परेशानी कहाँ होती थी, जब राजा की मृत्यु हो जाती थी और जब उसका उत्तराधिकारी शासक बनता था, तो अपने दासों को शासक पद देता था, पुराने दासों को इतनी वैल्यू नहीं देता था। तो उसका परिणाम क्या निकलता था कि नए दास और पुराने दास, अर्थात नए अधिकारी और पुराने अधिकारियों के बीच में विवाद शुरू हो जाते थे, और अमीर और निम्न वर्ग के बीच का विवाद शुरू हो जाता था। तो प्रशासन में ऐसे कई विवाद हमें सल्तनत काल में देखने को मिलते हैं। ये तो दास थे, उनको बंदगां कहा जाता था। बंदगान का मतलब होता है दास,
और ये लोग हैं वो प्रशासन का संचालन करते थे। ये भरोसेमंद होते थे। बस इनकी समस्या सिर्फ इतनी थी कि एक तो अपर क्लास जो थी सोसाइटी की, मुस्लिम अपर क्लास, अमीर लोग, वो इसका विरोध करते थे। और दूसरा, जब उत्तराधिकारी शासक बन जाता था तो उसके जो पिता के समय के जो दास थे, अधिकारी थे, वो अधिकारी उतने लॉयल नहीं रहते थे। और दूसरा, शासक अपने नए दासों को, अपने विश्वसनीय दासों को शासक बना देता था अधिकारी। तो पुराने अधिकारी और नए अधिकारियों के बीच में विवाद होता था। तो प्रशासन में ऐसे कई विवाद है वो देखने को मिलते हैं। दासों की बड़ी इज्जत थी एक टाइप से। क्या लिखा है देखो दासों के बारे में। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, वो बेटों से बढ़कर गुलाम को मानते हैं। क्या लिखा है कि वो बेटों से बढ़कर गुलाम को मानते हैं। सुल्तान को क्या सलाह दी जा रही है कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, उसकी हम देखभाल करनी चाहिए, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो ये लोग गुलामों की बड़ी इज्जत करते थे और गुलामों को बड़े पद दिए जाते थे, जिससे कि आपके वो विश्वसनीय भी रहते थे और एक समर्पित होकर काम भी करते थे। अब आप सोचो, पहला वंश ही गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब गुलाम थे और इन गुलामों ने बड़े तरीके से शासन किया था। मोहम्मद, और दूसरा मैंने कहा, एक तो गुलाम शासन कर रहे थे और दूसरा जो समाज का नीचे का वर्ग था, जिसे हम आश्रित वर्ग कहते हैं, उनको भी बड़े पद दिए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, आपको पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कई सारे ऐसे पद थे जो छोटे लोगों को दिए गए थे, जैसे अजीज खुमार। अब अजीज खुमार जो था, ये कौन था? ये व्यक्ति जो है वो आपके एक सेकेंड, कलाल था। कलाल कौन होते हैं? शराब बेचने वाले। कई बार आता है अजीज खुमार कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल और फिरूज हजाम, हजाम का मतलब नाई होता है, हजाम नाई, मनखा तबाब नामक बावर्ची, और ये बावर्ची और लड्डा व पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पद दिए थे। अब ये जो नाम है बैठाया था, ये नाम जनरली पुस्तकों में नहीं मिलते, ये एनसीईआरटी में मिलते हैं। मैंने मोहम्मद बिन तुगलक की शायद 10-12 क्लासें ली होगी। एक नाम मैंने भी लिखवाया इसमें, लेकिन बाकी नाम मेरे लिए भी नए हैं बड़े। अब ये प्रश्न आ जाते हैं ना, अजीज खुमार, फिरोज हजाम, लड्डा पीरा, निम्नलिखित में से हिंदू जो है ये, या जो अधिकारी हैं, किसके प्रशासन में थे? तब हमारी हालत खराब हो जाती है उत्तर देने में। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे और ये नीची जाति के लोग माने जाते थे। अब जियाउद्दीन बर्नी ने इनकी बड़ी आलोचना की है। बर्नी क्या लिखता है? बर्नी लिखता है कि ये शासक की जो है ना, ये विवेक मर गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि ऐसे लोगों को शासन में स्थान दे रहे हैं। क्या लिखा है कि सुल्तान की राजनीतिक विवेक का नाश हो गया है, कि अक्षमता के उदाहरण है ये। तो ये दोनों पैराग्राफ बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप इनको बढ़िया से समझना और लिखना भी, कि आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी। बर्नी कट्टर मुस्लिम था और वो नहीं चाहता था कि समाज के अंदर, प्रशासन के अंदर ऐसे लोगों को लिया जाए जो या तो मुस्लिम नहीं है या फिर नीचे के वर्ग के लोग। वो हमेशा उच्च वर्ग के लोगों का समर्थन करता था। बर्नी का इतिहास ही उच्च वर्ग का इतिहास था, इसलिए कहते हैं कि बर्नी ने इनका गजब विरोध किया था। बर्नी का ये मानना था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि उसने ऐसे लोगों को प्रशासन में स्थान दिया। तो अब इस दोनों पैराग्राफ से हमें एक चीज़ मिलती है जानने को, वो ये कि इस समय प्रशासन के अंदर बड़े पदों पे गुलामों और आश्रित लोगों को स्थान दिया गया था ताकि वो भरोसेमंद रहते थे। इनमें दिक्कत सिर्फ 2 प्रकार की थी। एक तो ये थी कि पुराने गुलाम और नए गुलाम आपके आपस में लड़ते थे, और दिक्कत थी कि नीचे के लोगों को ऊपर के लोग स्वीकार नहीं करते थे, राजा की आलोचनाएं होती थी। तो क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? बिल्कुल आता है। बेटे भरोसेमंद नहीं होते थे। कई बार
गद्दी को प्राप्त करने के लिए बाप की भी हत्या कर सकते थे और करते भी थे, उत्तराधिकारी युद्ध देखते ही है हम। लेकिन जो गुलाम थे वो बड़े लॉयल थे और समर्पित होकर सेवा करते थे। बेटों ने विद्रोह भी की है, लेकिन गुलाम विद्रोह नहीं करता था। गुलाम को जैसे चलाओगे वैसा चल लेगा, बेटे नहीं चलते। इसलिए ये सलाह दी जाती थी कि बेटे जो है वो आपके गुलामों से बढ़ के नहीं है, बेटों से बढ़कर कौन है, गुलाम है। ठीक है, ये कुछ टेबल्स थी जो एनसीईआरटी ने अपनी पॉइंट में लिखी। एक टेबल और भी आती है, वो क्या है मैं पढ़ा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। ये सारी चीज़ें पहले समझ विकसित हो जाएगी तो लिखने में फिर आसानी रहती है। अफ्रीकी देश मोरक्को से एक यात्री आया था, इब्न बतूता भारत। ठीक है, मोरक्को से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, किसका काल था, मोहम्मद बिन तुगलक का काल था। और हम यहाँ पे इधर के बारे में बहुत अधिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जितना एनसीईआरटी ने दिया उतना देखते हैं। ये क्या लिखता है देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। ठीक है, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता था, बहुत बड़ा होता था। अफ्रीका में बांस है वो कमजोर होता है, भारत में बांस भी काफी मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुंथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे। ठीक है, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात तो एकत्रित हुआ वर्षा का जल होगा, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का ये वर्णन है वो किसने किया है, ये वर्णन किया है इब्न बतूता ने, जो मोरक्को से आया था। ये सरदारों के रहने की व्यवस्था थी। तो सरदारों ने जो किले बनाए थे बेसिकली, ये किले किसके बनाए हुए, बांस के बनाए हुए हैं। ठीक है, किले किसके बनाए हुए हैं, बांस के किले हैं और इनका ही एक प्रकार से ध्रुवीकरण था। जब तक बांस काटी नहीं जाती तब तक ये एक प्रकार से किले की प्राचीर का काम करती थी। किला के प्राचीर के तौर पे, मतलब एक बाड़ होती है ना, उस टाइप से बनाई जाती थी। और यहाँ पे सरदार रहते थे। सरदार कौन होते थे, प्रांतों के ऊपर नियुक्त किए जाते थे और सुल्तान को सीधा रिपोर्टिंग करते थे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती थी। चलो ये आगे बात दूसरी आ जाएगी। अब हम इस बात को यहाँ से लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात शब्द से पहले शुरू करते हैं। प्रशासन में विश्वसनीय सरदारों और अधिकारियों की, प्रशासकों की जरूरत होती थी। प्रशासन में विश्वसनीय सरदारों, प्रशासकों की जरूरत होती थी। ठीक है, विश्वसनीय नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलता था। और ये लोग क्या करते थे, विश्वसनीय किसको मानते थे, गुलामों को विश्वसनीय मानते थे, और जो आश्रित निम्न वर्ग के लोग थे उनको विश्वसनीय मानते थे। इसलिए उनको इन्होंने भर्ती किया, राजनीतिक रूप से ट्रेंड किया और पद दिए। इसके पीछे दो प्रकार की समस्या उपजी कि जैसे एक शासक, पूर्व का शासक, और जैसे बाप ने जो दास भर्ती किए और उनको जो पद दिए, अब जब उसका बेटा राजा बनेगा तब पुराने वाले दासों को ज़्यादा महत्व नहीं देता था और वो अपने जो विश्वसनीय दास थे उनको पद देता था। तो नए दास और पुराने दासों के बीच में विवाद कलह चलती रहती थी। और दूसरा, नीचे के वर्गों को प्रशासन में बड़े पद देने से क्या हुआ कि जो अपर क्लास के जो मुस्लिम थे, अमीर लोग थे, उनका हमेशा से झेलना पड़ता था। और लेखक भी लिख के चले गए थे, वो खैर अपन ने बरनी में देखा ही है। तो प्रशासकों की जरूरत होती थी। इस हेतु
बंदगा, आश्रित जो निम्न वर्ग था, आश्रित का मतलब जो उनके ऊपर निर्भर था, बादशाहों के ऊपर, सॉरी सुल्तानों के ऊपर, आश्रित निम्न वर्ग आश्रित निम्न वर्ग को प्रशासन के बड़े पदों पर बिठाया। ठीक है। अब देखो, दासों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, मगर राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित कर लिया जाता था। ठीक है, दासों को सैन्य सेवा हेतु खरीदा जाता था। मगर राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित कर लिया जाता था। प्रशिक्षित कर लिया जाता प्रशिक्षित कर लिया जाता था। ठीक है, इस व्यवस्था के कारण कई विरोध उपजते थे। कई विरोध उत्पन्न होते थे। कैसे? सिंपल सा पॉइंट है, नए व पुराने दासों का विरोध, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पुराने दास उत्तराधिकारी के प्रति वफादार नहीं होते थे, वो केवल उसी के प्रति वफादार थे जिन्होंने उनको नियुक्त किया था। पुराने दासों का विवाद होता था और अमीर वर्ग आश्रित वर्ग का विरोध करते थे। ठीक है, तो ये दो समस्याएं थी, और ये जो व्यवस्था थी दासों को और निम्न वर्ग के लोगों को बड़े पदों पर बिठाने की व्यवस्था इल्तुतमिश से शुरू हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक सतत रूप से चलती रही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक तक ये सब चीज़ें चलती रही थी। आप इनके नाम भी साथ में लिखना, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या होता था कि इल्तुतमिश ने कुछ नवाचार और किए थे। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू करी थी, मतलब साम्राज्य को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया था, एक प्रांतों में, जैसे हम एकता कहते हैं। उसके ऊपर एकतादार की नियुक्ति कर ली थी और एकतादार के ऊपर कुछ नियमावली बना दी थी ताकि यहाँ से भी कोई सूबेदार या सरदार कोई विद्रोह है वो न करे। इस प्रकार से पूरा सिस्टम चलता था। बाकी गांव स्तर की नौकरशाही इस समय इतनी विकसित है वो हुई नहीं थी। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। यह व्यवस्था
व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी व MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक तक चली आई। ठीक है। और इल्तुतमिश ने राज्य को कई एकताओं में बांटकर बांटा, जिन पर एकतादार या मुक्ति की नियुक्ति की गई थी। बांटा जिन पर अच्छा, ये जो बिंदु है ना दोनों, ये राजनीतिक रूप से स्थिरता है। कई विरोध उत्पन्न हुए, ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। ध्यान रखना इस बात का। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्यों पैदा हुई? क्योंकि विद्रोह, विवाद, ये सारे अस्थिरता पैदा करते हैं। ठीक है, तो कई बार ये शब्द आ जाता है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, ये पॉइंट आ जाता है कई बार, तो ध्यान रखना इसका। एकताओं में बांटा जिन पर एकतादार व मुक्ति, अथवा लिख लेना आप इस जगह पे, की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को भी नियंत्रित रखा। इन अधिकारियों पर नियंत्रण रखा। कैसे रखा? देखिए, सबसे पहले इनकी जिम्मेदारियां फिक्स की गई। जिम्मेदारियां क्या फिक्स की गई? जो भी राज्य के द्वारा एक निर्धारित कर था, वो इनको वसूलना था। कर निर्धारित था, उससे अधिक ये वसूल नहीं सकते। कर वसूलने के एवज में ये लोग क्या करते थे? वहां पे कानून व्यवस्था, शांति, सुरक्षा, इन सब का ध्यान रखते थे। साथ में ये लोग वहां प्रभावी ना हो जाएं, इस हेतु ये ट्रांसफर करते रहते थे। एक इख्तियार को दूसरे में भेजते थे, दूसरे को तीसरे में भेजते थे, क्योंकि एक लंबे समय तक कोई वहां रहेगा तो वो थोड़ा सा प्रभावी हो जाएगा। प्रभावी हो गया तो वो कभी भी अपने आप को आजाद घोषित कर सकता है, विद्रोह हो सकता है। एकताओं को वंशानुगत नहीं दिया, हालांकि समय समय पर इनमें चेंजेस भी आए, मगर एकताओं को वंशानुगत नहीं दिया। वंशानुगत अगर देते तो फिर क्या होता है कि वो जागीरदारी व्यवस्था से फिर कोई फर्क अलग नहीं होता। जागीरदारी व्यवस्था ऐसे ही तो भिन्न थी। जागीरदारियां में जागीरें, कई सारी जागीरें ऐसी थी जो वंशानुगत दी जाती थी। जागीरदारों का ट्रांसफर भी नहीं होता था, मतलब कई सारियों पे कुछ पे तो होता था। एकताओं में ऐसा नहीं था। एकता व्यवस्था इतनी कंप्लीटली कंट्रोल्ड में थी कि एकता दर कभी भी ऐसे तानाशाह नहीं हो सकते थे। टैक्स वसूलते थे, लेकिन टैक्स की दर का निर्धारण जो है वो सरकार खुद करती थी। वहां पे कानून व्यवस्था, सुरक्षा, शांति सब जिम्मा इख्तियार का था, और समय समय पर इख्तियार का स्थानांतरण हो जाता था, वंशानुगत नहीं थी। तो इख्तियार भी प्रभावी नहीं हुए और शासन भी सही तरीके से चलता रहा। ये इल्तुतमिश की व्यवस्था थी, जिसको आगे भी कंटिन्यू चलती रही। हालांकि हर शासक ने इसमें कुछ कुछ चेंजेस जो है वो किए। आगे जाके तुगलक वंश में भी लास्ट में जाते जाते ये आपके हो गई थी, वंशानुगत हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने शायद वंशानुगत कर दी थी बाद में, लेकिन आरंभ में ऐसी वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, तो इन अधिकारियों पर कैसे नियंत्रण रखा? देखो, सैनिक अभियान, कानून व्यवस्था, सैनिक अभियान,
कानून व्यवस्था राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूली सेना को वेतन देना, क्योंकि कर ये लेंगे तो वेतन भी कौन देगा, यही देंगे, वेतन देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना जैसे दायित्व इनको सौंपे गए। जैसे दायित्व सौंपे गए। अब ये क्या करते थे, जितना रेवेन्यू आता था उस रेवेन्यू का यूज़ हो जाता था, सेना को वेतन दे देते थे, उसमें फिर जो बचता था उसमें एक हिस्सा वो भी राज्य तय करता था, सुल्तान तय करता था, वो हिस्सा इक्तादार रख लेता था अपने वेतन के रूप में और बाकी हिस्सा केंद्र को भेज देता था। तो दायित्व सौंपे गए। दूसरा, इक्तादारों का स्थानांतरण हो जाता था, ट्रांसफर हो जाती थी। पद वंशानुगत नहीं था। ताकि ये प्रभावी ना हो, इक्तादार ठीक है। समय समय पर इस व्यवस्था में परिवर्तन आते रहे हैं, लेकिन ये एक आरंभ में जो एकता व्यवस्था थी उसकी ये मेन जो है वो बातें थी। तो अच्छा, ये सैनिक कितने रखेंगे ये भी संख्या तय थी, ताकि क्या बड़ी सेना अगर बना देंगे तो फिर कल को यही अभियान कर लेंगे, राजा के खिलाफ ही कर लेंगे, तो सैनिक संख्या भी निर्धारित थी। संख्या निर्धारित थी, ठीक है। तो एमबीटी और अलाउद्दीन ने इसको बड़ा कठोरता के साथ लागू किया था, ठीक है। तो ये आप बात है वो लिख लीजिए। अब अपन अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब देखो 15वीं और 16वीं शताब्दी का मतलब था जिसमें सैयद वंश और लोदी वंश आते हैं। ये इस काल में सल्तनत थोड़ा बिखरने लगा और क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आपके दक्षिण के भाग हो, चाहे वो उत्तर पश्चिम के भाग हो, ये आज़ाद होने शुरू हो गए थे। और देखते ही देखते भारत का जो एक बड़ा साम्राज्य बनाया था इन्होंने तुगलक काल तक, वो बिखरता गया और धीरे धीरे सल्तनत बिखरती गई और अल्टीमेटली मुगलों ने पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में सल्तनत को समाप्त करके और उसके स्थान पे मुगल वंश की स्थापना करी। तो जो ये काल था 15वीं और 16वीं शताब्दी का काल, ये डिक्लाइन फेज थी, पतन का काल था। और इस समय कई छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए थे, जैसे बंगाल में सूर वंश, शेरशाह सूर है वो प्रभावी हो चुका था वहाँ पे, और इसी सूर ने आगे जाके चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को हरा के और द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी, जिसने 1540 से लेकर लगभग 55 तक शासन किया। फिर अकबर के काल में फिर अकबर का शासन आया, बेराम खान हेमू को पराजित किया, पानीपत का दूसरा युद्ध और वापस शुरू हो गया था इनका शासन, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे मुगल काल के अंदर। तो ये इसमें हम सीधा सा यही पॉइंट लिखते हैं कि यह सल्तनत के पतन का काल था। यह काल सल्तनत के पतन का काल था, ठीक है, पतन का काल था। इस अवधि में सैयद वंश और लोदी वंश का शासन रहा। सैयद वंश व
लोधी वंश ने इस काल में शासन किया, इस काल में शासन किया। कमजोर शासकों का फायदा उठाते हुए बंगाल है, दक्षिणी भारत है, अफगान क्षेत्र है, गुजरात है, ये सारे आज़ाद हो गए। और साथ में अफगानी, राजपूत, मराठे तो नहीं थे, सॉरी, अफगानी, राजपूत जैसे नए वर्ग उभर कर सामने आए। ठीक है, कमजोर शासकों के कारण बड़े वीक शासक थे, कमजोर शासकों के कारण बंगाल, गुजरात, दक्षिणी भारत व अफगान क्षेत्र सल्तनत से स्वतंत्र हो गए, सल्तनत से स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए। इन्होंने अपनी अलग राजधानियां है वो बना ली थी। इन्होंने अपनी अलग समृद्ध राजधानियां बनाई। क्लियर? अच्छा, अब आता दूसरा पॉइंट। इस समय अफगान और राजपूत जैसे नए जातीय वर्ग जो है वो उभरे, शक्तिशाली रूप से उभरे थे। राजपूतों से भी ज्यादा मजबूत वर्ग इस समय अफगान था। अफगान व राजपूत नए शासक वर्ग के रूप में उभरे। नए शासक वर्ग के रूप में उभरे। अफगानियों को तो क्या था, सीधा सा पॉइंट था कि लोधी अफगानी थे और मुगलों ने लोधियों को पराजित किया। अब लोधी सिर्फ यही चाहते थे कि मुगलों को वापस पराजित करें। ठीक है, अफगानियों में शेरशाह सूरी प्रमुख था। इसने चौसा व कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को हराकर, ये बाद की बात है, हुमायूं को हराकर द्वितीय अफगान में कौन थे? सूरवंश। प्रथम कौन था? लोधी वंश के रूप में सूरवंश की स्थापना की। स्थापित की। ठीक है, सूरवंश स्थापित किया और जिसने 1540 से 55 तक शासन किया, 15 साल लगभग।
15 साल में ही आपको बता दूं मैं कितना प्रभावी रहा होगा ये, कि अलाउद्दीन की नकल करी थी और अकबर ने इसको फॉलो किया था। तो अलाउद्दीन और अकबर के बीच की कड़ी थी ये शेरशाह सूरी। इसने प्रशासन सुधारों के साथ अपनाया, एक का अनुगामी एक का पूर्वगामी था ये। अकबर ने शेरशाह, और अकबर ने तो तारीख शेरशाह ही लिखवाई, तारीख अकबरी भी बोलते हैं उसको, और तारीख शेरशाह ही लिखवाई सिर्फ इसलिए कि अब्बास खान शेरवानी से, सिर्फ इसलिए लिखवाई कि शेरशाह के प्रशासन का अध्ययन करे वो, ताकि अकबर उसकी अच्छी बातें ले ले। ठीक है, शेरशाह का अनुसरण किया तो प्रभावी व्यक्ति था बहुत। ठीक है, ये यहाँ पे चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, मगर एक हेडिंग है जो मुझे और देनी है यहाँ पे, आप इसको लिख लीजिए। एक हेडिंग और बन जाती है यहाँ पे कि मंगोल आक्रमण ये 2000, मैंने आपको कल बताया था ना, 19 वाली एनसीईआरटी में है। अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक की नीति। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक ठाक तरीके से कमर तोड़ दी थी इसकी मंगोलों की, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि मंगोलों के आखिरी आक्रमण हमें एमबीटी के काल में देखने को मिलता है। लेकिन अलाउद्दीन के काल में जो मंगोल आक्रमण हुए वो बड़े जबरदस्त थे। सबसे पहले ये सिलसिला 1219 से शुरू होता है। 1219 के अंदर मंगोल चंगेज खान ने, चंगेज भी बोलते हैं, चंगेज भी बोलते हैं, गंगाईज भी बोलते हैं, खान ने ट्रांसऑक्शियन जो है उज्बेकिस्तान वगैरह वहाँ से होकर ईरान पे अटैक किया। तो ईरान पे अटैक हुआ, जैसे आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो मान लो जैसे ये भारत है, तो ये लोग ऊपर ऊपर से ऐसे अटैक कर रहे थे। बड़े ज़बरदस्त निर्दयी लोग थे। तो यहाँ के जो राजा राजकुमार वगैरह भाग के इधर आ रहे थे भारत की तरफ, और इनके पीछा कर रहे थे ये लोग। तो 1219 के अंदर इनका यहाँ अटैक हुआ। इसके अटैक के साथ ही भारत के अंदर या सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराने लग गया था कि कभी भी मंगोलों का अटैक भारत पे हो सकता है। तो इल्तुतमिश ने तो ऐसी नीति अपनाई जिसमें ख्वारिज्म का शाह का बेटा जब यहाँ पे आया तो उसने शरण भी नहीं दी, ये कहते हुए कि भाई हम इतने योग्य नहीं है कि आपको शरण दे सके। बलबन के काल में डिफेंसिव अपनाया गया, सुरक्षात्मक। फिर अलाउद्दीन ने भी डिफेंसिव अग्रेसिव दोनों अपनाए, और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तक आते आते इनकी स्थितियां खराब हो चुकी थी। तो अलाउद्दीन और तुगलक की नीति में डिफरेंस क्या था, ये एक टेबल जो है वो 2019 की एनसीईआरटी में दी हुई है। 19 की एनसीईआरटी में दी हुई है, तो थोड़ा सा दोनों के बीच अंतर करके हम समझेंगे। तो पहले तो मैं एक लाइन लिख लेता हूँ कि मंगोल आक्रमण का खतरा कब शुरू हुआ था, उसके बाद आगे बात करेंगे। चंगेज खान ने जब चंगेज खान मंगोल ने जब ट्रांसआक्शियन क्षेत्र जो है मध्य एशिया का भाग, इसका एक बड़ा हिस्सा आप जैसे कह सकते हो,
वो आजकल अपने उज्बेकिस्तान के अंदर बड़ा हिस्सा कह सकते हो। हालांकि क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा आजकल का क्या कहलाता है, उज्बेकिस्तान। वह ईरान पर 1219 में आक्रमण किया। तो इसके बाद मंगोलों का भारत आक्रमण का खतरा बढ़ गया। हालांकि मैंने प्रोफेसर बैच में, फर्स्ट ग्रेड बैच वगैरह में जो सल्तनत काल पढ़ा है उसमें मंगोल नीति पूरी पढ़ाई है, बहुत डिटेल से पढ़ाई है। यहाँ पे हम इतनी डिटेल नहीं पढ़ा सकते क्योंकि यहाँ एक लिमिट है, ठीक है। तो वो लिमिट मैं यहाँ क्रॉस नहीं करूँगा। हालांकि जहाँ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स की नीड रहेगी वहाँ मैं डाल दूँगा, ठीक है। खतरा बढ़ गया, पहला खतरा बढ़ गया, ठीक है। भारत का मंगोलों से संपर्क इल्तुतमिश के काल से हो जाता है। इल्तुतमिश के काल में मंगोल संपर्क हो जाता है। संपर्क हो जाता है। अब बलबन तो डिफेंसिव रहा, बस बचाव की कोशिश न करी। अलाउद्दीन और एमबीटी ने रक्षात्मक की बजाय आक्रामक नीति अपनाई। इन दोनों की नीतियों में निम्न फर्क था। अलाउद्दीन व एमबीटी ने मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। इनमें निम्न फर्क था। फर्क कई थे इनके, जैसे इधर अलाउद्दीन के लिखता हूं, इधर मैं एमबीटी के लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहला फर्क देखिए, जैसे मैं बताऊं आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए एक नया गैरिसन शहर बसाया, जैसे हम सीरी दुर्ग कहते हैं। उसके सामने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, किला कोहना का जो पुरानी दिल्ली थी उसी को खाली करवाया और उसी को गैरिसन बनाया, नया गैरिसन नहीं बनाया। और जो जनता थी उसको नई राजधानी बनाई दौलताबाद में, दक्षिण भारत में, वहां भेज दिया। नई राजधानी की योजना पूरी फेल हो गई। दूसरा, अलाउद्दीन ने उनसे निपटने के लिए मंगोलों से बड़ी सेना बनाई। सेना इसने भी बड़ी बनाई। अब अलाउद्दीन ने बड़ी सेना को नकद वेतन दिए, क्योंकि जागीरें तो दे नहीं सकते। अब नकद वेतन इतना अधिक हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगी, पूरा राज्य घाटे में चले जाएगा। नकद वेतन एमबीटी ने भी दिया। फर्क क्या हुआ देखिए, एमबीटी ने क्या किया, अलाउद्दीन ने क्या किया, नकद वेतन कम दिए और मार्केट की रेट को कंट्रोल किया ताकि कम वेतन में भी सैनिक आराम से सरवाइव कर सके। मतलब कठोरता से बाजार नियंत्रण नीति लाई। अब उधर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैनिकों को ठीक वेतन दिया, अग्रिम वेतन दे दिया एडवांस में। राज्य घाटे में चला गया। तब उन्होंने उस घाटे से निकलने के लिए टोकन मनी शुरू की। टोकन मनी क्या होती है, जब अंकित मूल्य जो होता है, जैसे 10 रुपए का कोई सिक्का है और जो उसमें धातु का मूल्य है, धातु का मूल्य कम होता है, अंकित मूल्य अधिक होता है।
मतलब जैसे 10 रुपये के सिक्के में अगर 5 रुपये की धातु है तो टोकन मनी कहलाती है, और 10 रुपये के सिक्के में अगर 10 रुपये या उससे अधिक की धातु यूज हुई है तो फिर वो टोकन मनी नहीं होती। ऐसी योजना शुरू की, वो भी पूरी फेल हुई। अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए दोआब के अंदर कृषि के प्रयास किए और वहाँ से खाद्यान्न मार्केट के जरिए सैनिकों तक पहुँचाया। इसने क्या किया, इसने वहाँ पे टैक्स लगा दिए जोरदार तरीके से, और इसका दुर्भाग्य भी था कुछ, अकाल और बढ़ गया। तो ऐसी पॉलिसीज के कारण अलाउद्दीन की नीतियाँ तो सफल रही, एमबीटी की नीतियाँ सारी फैल रही थी। ठीक है, मंगोलों से निपटने की। तो दोनों को अपन तुलना करके पढ़ेंगे। अब देखिए क्या तुलना, पहली तुलना अब देखो, अलाउद्दीन के काल में 2 अटैक हुए, मतलब अटैक तो काफी हुए थे, दिल्ली पर 2 अटैक हुए। मतलब मंगोल दिल्ली पर पहुंच गए थे, 1299 में पहुंचे और 1302 में पहुंचे। काल में मंगोल 2 बार दिल्ली पहुंचे, बाकी सीमा पे रोक लिया जाता था। ये तभी तो सीरी का दुर्ग बनाया था इस समय। एमबीटी के काल में 1 बार। नेतृत्व में मैंने आपको बताया भी था एक बहस के अंदर कि मंगोल दिल्ली पहुंचे थे और बड़ी मुश्किल से औरंगजेब, अलाउद्दीन उस समय रणथंबोर अभियानों में व्यस्त था, दिल्ली घेर ली थी उन्होंने। फिर सूफी संतों की सहायता से उसने अंदर जाने की कोशिश की थी और दिल्ली को बड़ी मुश्किल से बचाया था अलाउद्दीन ने। नेतृत्व में एक असफल अभियान हुआ था। हुआ पहला अंतर तो ये था कि ये बहुत आक्रामक हुआ था और दिल्ली को घेर लिया गया था। कई महीनों तक दिल्ली अलाउद्दीन से बाहर थी। तब इसने एक नया गैरिसन के रूप में सीरी दुर्ग बनाया। सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनाया और उसने क्या किया, उसने नया शहर नहीं बचाया बल्कि इसने दिल्ली किला ए कुहना या पुरानी दिल्ली को खाली करके और उस जगह को गैरिसन घोषित कर दिया और उसकी जनता को नई राजधानी बना के दौलताबाद भेज दिया। ये राजधानी परिवर्तन का निर्णय बड़ा बेहुदा था कि एक व्यक्तियों को शिफ्ट कर दिया। लोग तो क्या राजधानी बदलते हैं तो डॉक्यूमेंट शिफ्ट होते हैं, शासक शिफ्ट होता है, इसने पूरी जनता को शिफ्ट किया था। ठीक है, पुरानी दिल्ली जिसे आप किला ए कोहना कहते हैं, दिल्ली से जनता को दक्षिण में स्थापित नई राजधानी दौलताबाद भेजा। और किला कोहना को गैरिसन घोषित किया। तो नया गैरिसन नहीं बनाया बल्कि
पहले से स्थापित शहर को गैरिसन घोषित कर दिया, जिससे बड़ी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। आपको पता है कि जनता पूरी शिफ्ट करोगे तो दिक्कतें बढ़ेगी। तीसरा, इसने बड़ी सेना बनाई और नकद वेतन दिया और साथ में बाजार नियंत्रण प्रणाली कर दी, ताकि कम वेतन में भी सैनिक आराम से सर्वाइव कर सकते थे। उसने भी क्या किया, बड़ी सेना बनाई, नकद वेतन दिया और अग्रिम दे दिया। फिर अभियान हुआ नहीं तो फिर पूरा राजस्व बर्बाद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशाल सेना बनाई। ये वाइट शब्दों में अलाउद्दीन का है। जिन्हें नकद वेतन दिया, साथ ही कीमत नियंत्रण हेतु कठोर बाजार व्यवस्था लागू की। कठोरता से बाजार व्यवस्था लागू की। और एमबीटी ने क्या किया, एमबीटी ने विशाल सेना बनाई, नकद वेतन दिया और एडवांस दे दिया और ठीक ठाक दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि पूरा राजस्व संकट आ गया और इससे निपटने के लिए सांकेतिक मुद्रा चलाई, पूरी योजना फेल हो गई। ठीक है, नेवी विशाल सेना बनाई, अग्रिम नकद दे दिया, अग्रिम नकद वेतन दिया, राजस्व संकट उत्पन्न हो गया। राजस्व संकट उत्पन्न हुआ और इससे निपटने के लिए क्या किया, टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो पूर्ण रूप से फेल हो गई। इससे निपटने हेतु सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये खुरासन कराचिल के लिए करी थी इन्होंने कि खुरासन और कराचिल सेना भेजेंगे और उसके लिए एडवांस वेतन दे दिए थे। असफल रही। तो उसकी सारी योजनाएं जो थी वो आपके असफल थी। थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय नहीं लिए थे, बस कमी सिर्फ इसी बात की थी। इसके अलावा खाद्यान्नों की कमी न हो, इस हेतु अलाउद्दीन ने क्या किया था, अलाउद्दीन ने आपके किसानों की पैदावार का 50% कर के रूप में लेना निर्णय किया। हाँ, दोआब क्षेत्र में कृषि का विकास करवाया, और किसानों से 50% कर वसूला। ये अनाज के रूप में लेना शुरू किया, 50% कर वसूला। तो खाद्यान्न संकट दूर कर दिया इन्होंने। इसने क्या किया, इसने
दोआब से एक तो खाद्यान्न इकट्ठा करवाया और हुआ क्या, टैक्स भी लगाया, दोआब में कर वृद्धि की, उसी साल अकाल पड़ गया। तो इसके साथ दिक्कतें बहुत हुई। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि की, मगर उसी वर्ष अकाल पड़ गया। ये कर भी इतना ही था, 50% ही। सारी योजनाएं असफल रही, योजनाएं असफल रही। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, बड़ा प्रश्न आता है सारा। एक प्रश्न इसका ये भी बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान पागल मूर्ख शासक था। अब बुद्धिमान भी था, पागल शासक भी था, कैसे? इंटरव्यू में भी पूछते, मेंस में भी आता है। तब हमें लिखना पड़ता है कि बुद्धिमान इसलिए था कि उसने जो भी नीतियां सोची थी बड़ी शानदार थी, लेकिन पागल इसलिए था कि इनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। तो लागू करने के मामले में पागल था, नीतियों को सोचने के मामले में बुद्धिमानी व्यक्ति था। अब वो मेंस में आता है, तब हमें ये कोट करने के साथ में कई सारी योजना लिख के और इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ता है कि इस जगह पे एमबीटी की गलती थी जिसकी वजह से योजना असफल हुई। ठीक है, ये प्रशासनिक रूप से सफल रहा। प्रशासनिक रूप से सफल रहा। यहाँ पे हमारा ये पाठ है वो पूरा हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मुगल काल का है, अगली क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।